अनंतनाग राजौरी पुंछ सीट अब काफी वीआईपी और काफी अहम सीट एक तरह से, और काफी मुकाबला यहां पर बहुत दिलचस्प दिख रहा है। कल ही नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना उम्मीदवार उतारा है। अभी बीजेपी, कांग्रेस या पीडीपी, क्या इनकी तरफ से भी उम्मीदवार आएगा, यह देखना अभी बहुत अहम होगा, या इसका इंतजार किया जाएगा। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो उम्मीदवार है मियां अल्ताफ अहमद, उनके सामने गुलाम नबी आजाद साहब, क्या कुछ कहेंगे आर एस चीफ जी? देखिए, पहले तो मैं अबू जी आपको मेरा नमस्कार, और जी मेरे जो आदरणीय पैनलिस्ट हैं मैं उनको भी अपना नमस्कार करता हूं। ऐसा है कि अनंतनाग राजौरी सीट जो है जी वो बड़ी एक बड़ी इम्पॉर्टेंट सीट है। रीज़न बीइंग कि ये पहली बार इस सीट का जो नक्शा बना है, जो डिलिमिटेशन के बाद में पहली बार ये सीट बनी है। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि जम्मू रीजन से भी और कश्मीर रीजन को ये सीट जोड़ती है, आपस में जोड़ती है। और इसमें यहाँ तक सवाल है इलेक्शन में लड़ने का या मुकाबला करने का। हर पार्टी को अपना हक है कि वो इलेक्शन लड़ सकते हैं। और यहाँ तक हमारी पार्टी का संबंध है, हमारा जो बेसिक मुद्दा जो है, बेसिक एजेंडा जो है, हमारी पार्टी विकास ओरिएंटेड है, डेवलपमेंट ओरिएंटेड है जी। और उसको सामने रख करके हम इस सीट पर इलेक्शन में आए हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि जनाब गुलाम नबी आज़ाद साहब जो हमारे कैंडिडेट होंगे इस सीट पर, इस रियासत के मुख्यमंत्री रहे, और आपको पता कि केंद्र में भी उन्होंने 40 साल एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। और अपने 2.5-3 साल के समय में जब वो यहाँ के वजीर आला थे, तो मैं दावे से कह सकता हूँ, सब लोग जानते हैं और हमारी यूनियन टेरिटरी के सभी लोग इस बात को तस्लीम करते हैं जी कि जनाब आज़ाद साहब ने जो काम किया, सबसे बड़ी बात है कि इस यूटी के तीनों खित्तों में, अगर लद्दाख को भी ले लें, उस समय एक स्टेट थी हमारी, तो जम्मू कश्मीर के तीनों खित्तों में उन्होंने बराबर काम किया। और डेवलपमेंट के लिए खासकर उन्होंने ऐसे कदम उठाए जी कि जिससे मैं समझता हूं कि 2.5-3 साल में जितना विकास हुआ, मैं शायद अगर गलत नहीं हूँगा अगर मैं ये कहूँ कि पिछले 70 सालों में किसी भी मुख्यमंत्री ने इतना काम नहीं किया जितना गुलाम नबी आज़ाद साहब के समय में हुआ। तो इस चीज़ को देखते हुए गुलाम नबी आज़ाद साहब की जब इलेक्शन लड़ने के लिए डिस्कशन विद इन द पार्टी हुई, जी तो सभी लोगों ने विनम्र तरीके से आज़ाद साहब को रिक्वेस्ट किया और उनसे कहा कि आप इस सीट पर लड़िए, और बड़ी अहम सीट है, जम्मू और कश्मीर के दोनों खित्तों को जोड़ती है ये। और जो आपका माजी रहा है, पास्ट रहा है, जो वजीर आला, आपके मेंबर पार्लियामेंट बनने से हम समझते हैं, हमारी पार्टी समझती है कि इससे जो है इस पूरे राजौरी और पुंछ और ये अपना अनंतनाग का काफ़ी इसमें भला होगा और लोगों का इसमें फ़ायदा होगा। और इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमारी पार्टी ने, जब सब लोगों ने डिस्कस किया, तो सब ने फैसला किया, आज़ाद साहब से गुजारिश करी, वो तो इस चीज़ के लिए मानते भी नहीं थे, लेकिन सब ने इंसिस्ट किया, सब ने डिमांड किया कि आप इस चीज़ पर लड़ें ताकि एक अच्छा वातावरण पैदा हो इलेक्शन के बाद में और लोगों का जहां भला हो सके। चलिए, बिल्कुल। मेरे साथ इस वक्त एक और खास मेहमान, कांग्रेस की सीनियर लीडर नम्रता शर्मा जी भी इस चर्चा में जुड़ी हुई हैं। नम्रता शर्मा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। शेख बशीर अहमद साहब, सर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? बशीर साहब, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? तो शायद मेरी आवाज बशीर साहब तक नहीं जा रही है, दोबारा से हम उनके पास जाने की कोशिश करेंगे। नम्रता शर्मा जी, गुलाम नबी आजाद साहब भी अब देखिए चुनावी मैदान में आ गए हैं। अनंतनाग राजौरी सीट से गुलाम नबी आजाद साहब खुद अब डीपीएपी के उम्मीदवार होंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस पहले ही अपना उम्मीदवार उतार चुकी है। क्या कांग्रेस का उम्मीदवार यहां से उतरेगा, या फिर आजाद साहब की जो उम्मीदवारी है, इसे किस तरह से कांग्रेस देखती है? देखिए, इंडिया अलायंस किसको अपना कैंडिडेट बनाएगा वो अभी हमारी पार्टी डिसाइड करेगी, उस पे हमारी चर्चाएं चल रही हैं।
और जहां तक इंडिया अलायंस से तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना उम्मीदवार यहां से उतार दिया है। जी जी बिल्कुल उतार दिया। जी। मैं उसी के लिए, जो आपने कहा कि क्या रहेगा, कांग्रेस कैसे उम्मीदवार देगी, क्योंकि कांग्रेस ने 2 सीटों पे चुनाव लड़ना है, जम्मू रियासी और उधमपुर डोडा वाली सीट पे। उन दोनों पे हमने अपने प्रत्याशी उतारे हैं। ये जो बाकी की 4 सीटें हैं, इनमें किस तरह से क्या रहेगा, वो सारी बातें जब आएंगी पब्लिक डोमेन में तो मीडिया के साथ भी उसकी खुलासा किया जाएगा। जहां तक आजाद साहब की बात है, आजाद साहब ने लड़ने का फैसला किया है अनंतनाग सीट से। उनकी पार्टी का डिसीजन है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि 370 के समय जिस तरह से खुली आवाज में आजाद साहब ने 370 का विरोध किया था, अगर वो विरोध भाजपा के खिलाफ था, तो आज मुझे लगता है कि मजबूत करने की जरूरत थी उन ताकतों को जो भाजपा को उखाड़ फेंके। तो आज अब आगे आने वाले समय में देखा जाएगा कि बीजेपी अपना कौन सा प्रॉक्सी कैंडिडेट खड़ा करती है या क्या करती है। ये तो आने वाला समय बताएगा कि अब आगे वाली किस तरह से रणनीति बनाई जाएगी। लेकिन मुझे जो लगता है कि अगर सही मायनों में हम भाजपा की कुनीतियों के खिलाफ एक लड़ाई लड़ रहे थे, एक जंग लड़ रहे थे, तो उसमें जरूरत थी कि हम इंडिया अलायंस को मजबूत करते और ऐसी ताकतों को हराते। चलिए ठीक है, मैं दोबारा से आऊंगा। मैं फिर से शेख बशीर साहब, मेरी आवाज आ रही है क्या आप तक? जी, मैं आवाज तो मुझे आ रही है, मैं आप मुझे सुन रहे हैं? जी जी, आपकी आवाज बशीर साहब आ रही है। अब अनंतनाग में कल ही आप लोगों ने अपना उम्मीदवार मियां अल्ताफ अहमद साहब को उतारा था। अब आज देखिए गुलाम नबी आजाद साहब भी वहां से उम्मीदवार हो गए हैं। किस तरह से आप देखते हैं गुलाम नबी आजाद साहब की उम्मीदवारी को? जी देखिए जी, अच्छी बात है, गुलाम नबी आजाद साहब आप रजौरी और अनंतनाग में आ गए। जी, पहली बात यह है कि मैं चिब साहब से जानना चाहता हूं, ये गुलाम नबी आजाद साहब जो हैं, क्या ये बीजेपी क्या नाम है, आज़ाद साहब की जो अपनी पार्टी उसके, और वो जो सज्जाद लोन साहब हैं, बुखारी साहब हैं, ये सब के मुश्तरका कैंडिडेट हैं, या आज़ाद साहब सिर्फ अपनी पार्टी के कैंडिडेट हैं, जहां वो डीपीएपी जो भी है क्या उसके कैंडिडेट हैं? नंबर 1। चिप साहब ने बहुत तारीफ की और इसमें कोई शक नहीं है, बहुत सी बातें आप, चूंकि ये सारी चीज़ें लोगों के डोमेन में हैं, किसने क्या किया। लेकिन मज़े की बात यह है कि चिप साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस में भी रहे और कांग्रेस में भी रहे, और आज वो कहते हैं कि नहीं जनाब, जो आजाद साहब ने 3 वर्षों में किया वो कभी पहले हुआ ही नहीं था। ये बदकिस्मती की बात है। बीजेपी वाले भी यही कहते हैं कि जनाब हमने जो ये 10 वर्षों में किया पहले कभी हुआ नहीं था। लेकिन लोग सब जानते हैं कि कश्मीर 2014 में जो अपोजिशन के पार्टियों को मिला वो तो एक अच्छा जम्मू कश्मीर था, वो आज जम्मू कश्मीर वो नहीं है। तो मुझे नहीं समझ आ रहा, आज छोटा छोटा बच्चा भी जो है वो समझता है कि आज़ाद साहब सेकुलर वोट को तकसीम करने के लिए आए हैं। तो अब ये जो आ गए हैं मैदान में, तो आने वाले वक्त बताएगा कि कौन किसके साथ जाएगा। चलिए ठीक है, लेकिन आपने बशीर साहब जो आपने सवाल किया वो सवाल बहुत अहम है। आरिफ चिप साहब उसका जवाब भी दे रहे हैं और आप भी बीच में बोल सकते हैं। आरिफ चिप साहब, बशीर साहब ने कहा है कि गुलाम नबी आजाद साहब बीजेपी के साथ आ रहे हैं या सज्जाद गनी लोन और अल्ताफ बुखारी के साथ आ रहे हैं, आ किसके साथ रहे हैं मैदान में? देखिए, शेख बशीर साहब एक मेरे उम्र में छोटे हैं, मेरे अजीज हैं जी। और पहली बात तो मैं कहना चाहूँगा, यहाँ तक हमारी पार्टी का संबंध है जी। हम सभी पार्टियों की इज्जत करते हैं, हमारा किसी के साथ कोई उस किस्म की टिक्का टिप्पणी हम नहीं करना चाहते, ठीक है जी। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमने आज़ाद साहब को अपनी पार्टी डीपीएपी का उम्मीदवार बनाया है। हमें कोई किसी अलायंस का या किसी का कोई ऐसा मकसद नहीं है। प्रॉबली शेख बशीर साहब कुछ मीडिया में जो रूमर चलती हैं, जो अफवाहें चलती हैं, उन अफवाहों का सहारा लेकर के शायद उन्होंने ये बात की है। नंबर 1 नहीं, वो सीधे सीधे यही पूछ रहे हैं कि क्या आजाद साहब को बीजेपी का सपोर्ट रहेगा? बहुत बड़ा इल्जाम ये लगाया है कि आजाद साहब सेकुलर वोट को तकसीम करने के लिए आए हैं। मैं कहना चाहूंगा कि आजाद साहब ने सारी जिंदगी बार सेकुलरिज्म बशीर साहब आप बोल सकते हैं बीच में। हमारा कोई मकसद नहीं कि बीजेपी से, हमारा कोई मकसद नहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस से, हमारा कोई मकसद नहीं कांग्रेस से। हम सबकी इज्जत करते हैं और आजाद साहब, यहाँ तक आजाद साहब का संबंध है, आपने देखा होगा कि यहाँ भी आजाद साहब बात करते हैं,
उनकी लैंग्वेज में, उनकी बातों में बिल्कुल सबके लिए रिस्पेक्ट। बशीर साहब जवाब दे रहे हैं, इसलिए हमारा बीजेपी से कोई ऐसा संबंध नहीं है। देखो मैं चिब साहब से ये जानना चाहता हूं कि आजाद साहब को पार्टी बनाए हुए अभी थोड़ा ही वक्त हुआ, और मुझे याद है कि एक इंटरव्यू में आजाद साहब ने कहा कि मैं सारी सीटें लड़ रहा हूं जम्मू कश्मीर में। आज आजाद साहब ने फैसला किया कि मैं पुंछ, राजौरी और अनंतनाग से लड़ना चाहता हूं। ये जो चिब साहब कह रहे हैं कि मीडिया का सहारा ले रहे हैं या अफवाहों का सहारा ले रहे हैं, ये अफवाहें नहीं हैं। ये सब लोग जानते हैं कि दिल्ली में भी बातें होती हैं, जम्मू कश्मीर में भी बातें होती हैं, और सबको मालूम है कि आजाद साहब का जो पीछे सपोर्ट है वो किसका है। तो पहले तो ये भी चर्चा थी कि बीजेपी सब पार्टियों का कैंडिडेट आजाद साहब होंगे, क्योंकि इनकी बातचीत तो चल रही थी। अब अगर इस चीज को चिब साहब झुटलाते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन मैं ये समझता हूं कि जम्मू कश्मीर का बच्चा बच्चा समझता है। जी जी, चिब साहब आप बोल सकते हैं। मैं रंधावा जी आ रहा हूं, बच्चा बच्चा समझता है कि रंधावा जी मैं आपके पास भी आता हूं। तकसीम करने के लिए लाया गया। देखिए अबू जी देखिए, इलेक्शंस के समय और जब भी चुनाव का समय होता है तो उसमें कई बातें मीडिया में इधर उधर से निकलती है। मैं इनसे कह रहा हूं कि हमारा जो फैसला हमारी पार्टी का नहीं, देखिए अब आपके साथियों में है बशीर साहब, आरएस चिब साहब, बशीर साहब आपके साथियों में से हैं, और आप लोग एक साथ आप लोगों ने पॉलिटिक्स भी की है जम्मू कश्मीर में। अब जो अगर बशीर साहब कोई बात कहेंगे तो ऐसे ही नहीं कहेंगे, कोई अफवाह तो वो नेशनल चैनल पर इस तरह से नहीं कहेंगे। अफवाह नहीं है, ये बिल्कुल बातचीत होती रही है। ये कौन नहीं जानता, ये कौन नहीं जानता। बशीर साहब को भी कहना चाहता हूँ, ये भी पिछले दिनों ये चर्चा में था कि अपनी पार्टी, बुखारी साहब की पार्टी और जब मैं कह रहा हूँ कि हमने गुलाम नबी आजाद साहब को जो मैदान में उतारा है वो अपनी पार्टी के बलबूते पर उतारा है। अपना प्रॉक्सी कैंडिडेट हमारा किसी पार्टी से कोई गठबंधन नहीं, कोई जोड़ नहीं है। चलिए ठीक है, मैं जी साहब ये कह रहे हैं कि अपनी पार्टी के बलबूते पर है। मुझे लगता है सजाद लोन और अपनी पार्टी और तीसरा ये सब लोगों का जॉइंट कैंडिडेट हो गया। नहीं, हमने डीपीएपी के बलबूते पर आजाद साहब को मैदान में उतारा है। हमारी इंडिपेंडेंट सोच है और अपनी जो हमारी पार्टी है, हमारी पार्टी की ये सोच है। चलिए ठीक है, मैं रंधावा जी बहुत देर से वेट कर रहे हैं और उनको मजा भी आ रहा है इस बातचीत में। विक्रम सिंह रंधावा जी, किस तरह से अनंतनाग की लड़ाई को देखते हैं, और क्या बीजेपी का उम्मीदवार आएगा, या जो शेख बशीर साहब कह रहे हैं कि सपोर्ट रहेगा किसी भी पार्टी के उम्मीदवार को, गुलाम नबी आजाद साहब को भी हो सकता है सपोर्ट हो सकता है, तो इस बात में कितनी सच्चाई है, या बीजेपी अपना उम्मीदवार लाएगी यहां पर? रंधावा जी अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही जी। शायद मेरी आवाज आ रही है रंधावा जी? चलिए ठीक है, मैं बशीर साहब आपके पास आना चाहूंगा। किस तरह से अब देखा जाए, ये माना जा रहा था कि मियां अल्ताफ अहमद, उनकी गुज्जर और पहाड़ी और बकरवाल जो उनमें अच्छी पकड़ है, एक अच्छा उम्मीदवार नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दिया है, लेकिन अब आज डीपीएपी ने नहले पे दहला एक तरह से चल दिया है, और गुलाम नबी आजाद साहब बहुत बड़ा कद है उनका, वो सीएम भी रहे हैं, केंद्र में मिनिस्टर भी रह चुके हैं जी। देखिए, आपने जो बात की है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक डिस्कशन के बाद एक लॉजिकली बेहतरीन कैंडिडेट लोगों को दिया हुआ है, और जिस तरह चिब साहब कह रहे थे, हर एक पार्टी को हक है अपनी अपनी जगह पे फैसला करने का, और डेमोक्रेसी में हक है कि हाँ जी जी जी। रंधावा जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो रंधावा जी अनम्यूट कर लीजिए। आप सुन रहे हैं मुझे? जी जी, बशीर साहब आप कंटिन्यू कीजिए। अच्छा, आप सुन रहे हैं मुझे? जी जी अबू भाई। हाँ, पहली बात मैं रंधावा जी आ रहा हूँ, अब आपकी आवाज आ रही है, मैं आ रहा हूँ। हक है जी जी जी। क्या नाम है, ये जो डेमोक्रेसी में हक है हर एक आदमी को बिल्कुल अपनी पार्टी का कैंडिडेट उतारने में, लेकिन इसमें जो आजाद साहब यहां उतर रहे हैं, हमें कोई डर नहीं है आजाद साहब से, लेकिन हमें जो ये करके बिल्ली थैले से बाहर आ गई है, जो हमारे शकूक थे वो बिल्कुल साबित हो गए हैं, अब शक नहीं रहा है। ये सारी चीजें जो हैं ये किसी के इशारे पे हो रही हैं, तो अब लोगों के डोमेन में आ गए हैं, लोग फैसला करेंगे। इशारे पे कह रहे हैं,
अब आप खुल के देखिए, बोलिए ना इनका बशीर साहब की अपना बीजेपी के वजूद इशारे खत्म पे हो हो रहा रहा है है, या तो ये दूसरों जी पे जी ही शक करते हैं हमेशा। अब आजाद साहब बीजेपी के और होम मिनिस्टर बात है, अब कोई चोरी छुपी बात नहीं रही है। चलिए अब बाकी रंधावा जी सब अब जवाब दे रहे MP से- हैं। रंधावा जी जी, अब अबू भाई मैं तो ये कह रहा था कि इंडिया अलायंस के टुकड़े टुकड़े करने में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने पहल की है। मियां अल्ताफ साहब को उतार के उन्होंने पीडीपी को उनका आईना दिखा दिया है। बाकी ये क्लियर कट है कि भारतीय जनता पार्टी ऑर्गेनाइजेशनली पूरे जम्मू कश्मीर में मजबूत है। हम हर सीट पे लगभग चुनाव लड़ने का मन बना के बैठे हैं। स्टेप बाय स्टेप दिल्ली फैसला करेगा, हमारा जो भी केंद्रीय नेतृत्व फैसला करेगा। अलबत्ता मुझे लगता है कि ये राजौरी अनंतनाग वाली सीट पे जो है एक बेहतरीन क्वाड्रेंगुलर जो फाइट है वो होने वाली है। इसमें अगर कोई नदारत रहेगी तो वो कांग्रेस रहेगी, क्योंकि कांग्रेस का वैसे भी इस खित्ते में कोई वजूद ज्यादा बचा नहीं है। जम्मू में भी और उधमपुर में भी ये आप ज्यादा बैंक कर रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस इनको सपोर्ट करे तो ये बचेंगे, अदरवाइज ये जम्मू और उधमपुर में भी ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये मैं ये यकीनन कह सकता हूं कि ये जो राजौरी और अनंतनाग की सीट बनी है, जैसे चीफ साहब ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के इतिहास में पहली बार कोई ऐसी सीट कार्व हुई है जिसने दोनों खित्तों को अकोमोडेट किया है, तो एक बेहतरीन व्यक्ति जीत के आए जो दोनों खित्तों की चॉइस हो। नम्रता शर्मा जी देखिए, अब यहाँ पर विक्रम सिंह रंधावा जी ने कहा कि अब कांग्रेस में तो कुछ बचा नहीं है, डीपीएपी और नेशनल क्या कौन कॉन्फ्रेंस रहा है, देखिए जी। क्या कौन रहा है। जो कर्म मैं भूमि कह रहा है हूं- हमारे प्रधानमंत्री की गुजरात, वहां के जो पुराने सांसद हैं, जो सिटिंग एमपीज हैं, उन्होंने अपनी टिकटें वापस कर दी और कहा हम लड़ना नहीं चाहते। और आज इन्होंने ऐसी ऐसी पार्टी के साथ अलायंस किया जिन्होंने शायद कभी पार्षदों के चुनाव भी नहीं लड़े, पंचायत लेवल के हम भी चुनाव गुजरात नहीं में लड़े। 26 सीटें कोई जीत रहे पार्टी हैं, भी इनके नम्रता साथ जी। जाना नहीं चाहती। जिस पार्टी के हम साथ गुजरात में जुड़े, उसको 26 की ऐसे 26 सीटें तोड़ना, जीत रहे हैं। विभक्त राजनीति करी। तो आज बीजेपी वो एक अजगर है जो सारी पार्टीज को खा के सिंगल पार्टी सिस्टम चलाना चाहती है, ऑपोजिशन को एक प्लेइंग लेवल फील नहीं देना चाहती। आज सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया है कि जिस तरह से ऑपोजिशन पार्टीज के इन्होंने अकाउंट्स फ्रीज कर दिए थे, उसके तहत और तमाम चीजें जो उनको कहा गया है अरे कि आप वीवीपैट टैक्स पे डिफॉल्टर हो। चुनाव लड़े, मुझे लगता है कि आज जो फैसला आया है वो अपने आप में आपको एक संदेश है कि आप लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है भारतीय जनता पार्टी। और आज जो जम्मू खित्ते से जिस तरह से आज नामांकन भरा गया रमन बलाजी द्वारा, और जो हजारों की तादाद में लोग वहां आए, वो अपने कांग्रेस आप का में एक नामांकन संकेत नहीं है। था, आपको गलतफहमी जी। है। वो कांग्रेस का हाँ। नामांकन नहीं था, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हाँ। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और कांग्रेस की मिलीजुली बारात थी। अच्छा, मिलीजुली बाराती, आपकी बाराती, आपके साथ कौन से बाराती थे? सरकारी हम तो भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते पे चुनाव लड़ रहे थे। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल बैकफुट पे है मेरे भाई। वो पूछते हैं रोजगार के नाम पे 2 करोड़ रोजगार कहाँ है हर वर्ष का? वो आपको पूछते हैं दोनों 15 लाख मेरे खाते में नहीं आया। जीत के वो अंदर दिल्ली पूछते हैं भेजेंगे ना, किसान। फिर बात करेंगे आपसे। आज जब आपके जितेंद्र सिंह जी जिस भी उसमें जाते हैं गांव में, तो उनसे पूछा जाता है कि भैया क्या किया इसके लिए, आप आए कहाँ से हैं? तो वो जवाब देने वाले चलिए, नहीं रहते, कभी क्या चलिए ठीक कैसे करते है, हैं। मैंने देखिए दोनों लोग को, संकेत है कि नम्रता शर्मा जी और विक्रम सिंह रंधावा जी दोनों लोग को मैंने टाइम दे दिया। आरएस चिप साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? जी चिप साहब। देखिए ऐसा जी। है, बाकी तो सब ठीक है, लेकिन शेख बशीर साहब जो हैं वो जबरदस्ती कुछ चीजें हमारे मुंह में डालने की कोशिश कर रहे हैं। जब मैं ये कह रहा हूं कि जनाब आजाद साहब जो है हमारी डीपीएपी के उम्मीदवार हैं, हम अपने बलबूते पर इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, हमारा किसी के साथ गठबंधन नहीं है, तो वो जबरदस्ती कहते नहीं। अच्छा, वो कहते हैं जबरदस्ती कहते हैं नहीं जी आपका गठबंधन है। और सबसे बड़ी बात यह है, जैसे मैंने आपको कहा कि ये जो सीट है अनंतनाग, पिछले दिनों खबर आरएस चिप साहब, पिछले दिनों खबर आई थी कि गुलाम नबी आजाद साहब भी चाह रहे थे कि कुछ जो लोकल पार्टियां, जो नई पार्टियां बनी हैं, जिसमें अपनी पार्टी है, सज्जाद गनी लोन साहब की पार्टी है, कि इनको मिलाकर एक महाज बनाया जाए। इस तरह की बात चल रही थी और गुलाम नबी आजाद साहब खुद चाह रहे थे कि एक महाज बने। देखिए अबू जी मैंने पहले ही कहा कि हम सब पार्टियों को आदर करते हैं। इनके प्रवक्ता ने बात भी रखी थी अपनी। देखिए फॉर एग्जाम्पल जैसे कांग्रेस है या बीजेपी या दूसरी पार्टियां हमारे लिए अशुभ थोड़ी हैं, तो बातचीत पार्टियों में चलती है। खासकर चुनाव का जो समय होता है उसमें अक्सर एक दूसरे से वार्तालाप होता है, बातें होती हैं, खबरें छपती हैं। उसका मतलब यही बात तो बशीर साहब कह रहे हैं कि बीजेपी से आपकी बात चल रही है।
यही बात तो बशीर साहब कह रहे हैं कि बीजेपी से No, आपकी no, बात चल रही है, तो इसमें कोई अछूत थोड़ी मैंने नहीं नहीं है। कहा बीजेपी से, नो 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 नो, प्लीज 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 सुनिए। जी। मैं ये कह रहा हूं कि अक्सर आपस में हम एक एरिया में एक स्टेट में रहते हैं, ये थोड़ा कि किसी की बात करना मना है जहां हम किसी का बोलना बंद कर देते हैं, तो ऐसी बात नहीं है। वो एक अखबारों में बातें छपी, मीडिया में छपी, लेकिन बशीर आज साहब, जब मैं बशीर साहब जवाब ऑथेंटिसिटी के साथ कह रहा हूं, आरएस चीफ साहब आपसे जवाब चाह रहे हैं कि ये इल्जाम लगा रही है नेशनल देखिए कॉन्फ्रेंस आरएस इल्जाम चिप लगा रही है। साहब देखिए आरएस चिप साहब की इल्जाम नहीं है। पॉलिटिक्स मैं नेशनल ये कह रहा कॉन्फ्रेंस हूं से कि शुरू हुई। जबरदस्ती कर रहे हैं। चूंकि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस में एमएलसी भी बने, मिनिस्टर भी बने, उसके बाद ये कांग्रेस में चले गए, वहां भी मिनिस्टर बने। लेकिन बदकिस्मती है कि आरएस चिप साहब कहते हैं कि आजाद साहब ने 2.5 वर्षों में वो सब कुछ किया जो कभी हुआ नहीं था। मैं हैरान हो जाता हूं इस तरह की पॉलिटिक्स में ये कहना क्या चाहते हैं। आरएस चिप साहब जब खुद मिनिस्टर रहे इन्होंने कुछ नहीं किया, सुनिए, या मैं सुनिए, मैं समझूं बताता कि हूं जब आपको, आरएस चिप मुझे साहब बताइए, मैं बताता हूं। रातों रात देखिए मेरे आरएस चिप साहब मेरे साथी रहे हैं। टॉक अबाउट समथिंग पर्सनल। देखिए शेख साहब, आप पर्सनल बताइए, असली से बात करिए। मैं कहता हूं ने ये इस्तीफा कह जब रहे दिया आजाद साहब, देखिए उसमें कांग्रेस आजाद और साहब पीडीपी ने की 8 जिले बनाए। कोलिशन थी। नहीं 8 देखिए, जिले जब बनाए अबू हैं जी, तो ये कहना चाहेंगे आजाद साहब ने क्या किया। आरएस चिप साहब मैं चिप बताता साहब हूं जवाब दे आजाद रहे साहब ने हैं, क्या चिप साहब किया। जवाब दे रहे हैं जी। देखिए बड़ी देर से मसला था इस रियासत में 2-3 जिले बनाने का। आजाद साहब ने 8 जिले बनाए, उन जिलों के सेक्रेटरीट बनाए। मुझे बताएं ये शेख साहब के कौन सा चीफ मिनिस्टर था जिन्होंने ये काम किया। इन्होंने मेडिकल कॉलेजेस, अगर आजाद साहब स्वास्थ्य मंत्री नहीं होते भारत के, तो मैं कहता हूं मेडिकल कॉलेजेस क्या डोडा में बन सकता था, क्या रजौरी में बन सकता था? कांग्रेस के सीएम थे गुलाम नबी आजाद बन सकता था? साहब। जी जी, बिल्कुल उस वक्त वो कांग्रेस के सीएम थे गुलाम नबी आजाद साहब। उस सवाल वक्त बात जो कांग्रेस का नहीं है, जी लेकिन वो बात स्वास्थ्य कांग्रेस की मंत्री ही थे है। अगर वो और उन्होंने मेडिकल कॉलेज बनाए, उन्होंने सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाए श्रीनगर में, जम्मू में भी। मुझे बताइए किस चीफ मिनिस्टर ने इतना काम किया? बशीर साहब आप बोल सकते हैं, बशीर साहब बोल सकते हैं। चीफ मिनिस्टर उनको कांग्रेस हाँ ने बनाया। हाँ मुझे सुने जी जी बोलिए। मैंने गवर्नमेंट थी पीडीपी और पीडीपी और कांग्रेस की कोलिशन गवर्नमेंट थी और आजाद साहब कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर थे जी। अगर उन्होंने बनाया तो वो आज कैसे चिप साहब कहते हैं कि वो सब कुछ नहीं हो पाया जो आजाद साहब ने नहीं किया। दिल्ली में भी कांग्रेस थी और आजाद साहब चीफ मिनिस्टर बने, और ये भी एक हिस्ट्री है कि उसके बाद आजाद साहब हार गए। अगर वो सब कुछ ठीक था तो आजाद साहब हार सारा गए। काम हुआ। देखिए मैं स्टेट को बताऊं हेड आपसे, कर रहे थे और उसके बाद हार हार गए। जीत की बात उस नहीं वक्त है। तो हमने भी सपोर्ट किया This कांग्रेस is the को। vision of Congress, isn't it? That's what we can't deny. That this is the vision of Congress to take a country to a progressive route. कि आगे लेके चाहे एक प्रोग्रेसिव विजन ऑफ की कांग्रेस, तरफ, isn't it? लेकिन वो कौन सा जिसने इम्प्लीमेंट आज ये किया कांग्रेस का 2.5-3 मुकाबला साल करने में? जा रहे हैं जिस कांग्रेस में 50 साल रहे हैं। चलिए ठीक है, अब देखिए अपने अपने अब दावे हैं। अब चुनाव का वक्त है, बल्कि तमाम सियासी पार्टियां, आप लोग का सबका इम्तिहान का एक तरह से वक्त है, और अवाम अब जमीन पर क्या देख रहे हैं, किसके हक में अवाम जाएंगे, किसने अवाम का भरोसा जीता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। और 4 जून को ही पता चलेगा कि अवाम का जो झुकाव है, अवाम का जो रुझान है, अवाम की जो प्यार है, वो किसके हक में एक तरह से जाती है।